नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है। मैं आपका दोस्त विजय माकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करते हैं। लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक वर्क पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। एक गैस मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी होगी उसी को क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी, या हिंदी में कहूं तो आंतरिक ऊर्जा। एक मॉलिक्यूल के पास जो ऊर्जा होगी, जो उसके अंदर ऊर्जा होगी, उसी को क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। एक गैस मॉलिक्यूल के पास कौन कौन सी एनर्जी होती है? एक गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता रहता है। रैंडम मोशन करता है तो मोशन के कारण उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण, वाइब्रेशन के कारण, रोटेशन के कारण गैस मॉलिक्यूल के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन भी होता है। अट्रैक्शन या रिपल्शन भी होता है। इसका मतलब है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के कारण भी उसमें एक एनर्जी होगी। उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो एक गैस मॉलिक्यूल के पास कौन कौन सी एनर्जी हो गई? एक तो होगी मोशन के कारण कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और एक कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। तो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण है? काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन, वाइब्रेशन और रोटेशन। और पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। रिपल्शन फोर्स के कारण। अगर हम क्या बात करें, अगर हम गैस ले ले आइडियल गैस, कौन सी गैस ले ले? आइडियल गैस। आइडियल गैस कौन सी होती है? एक तो हमने पढ़ रखा है वो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन PVNRT को ओबे करती है, फॉलो करती है। वो कौन सी गैस होती है? आइडियल गैस होती। अगर मैं सिंपली कहूं, जिस गैस के मॉलिक्यूल के बीच में ना कोई अट्रैक्शन होता है, ना ही क्या हो, रिपल्शन हो, ऐसी गैस को क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। तो ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? तो अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, तो आइडियल गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस किसके इक्वल हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की यू किसकी? आइडियल गैस की। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। वो कहेगा इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू, ए ऑप्शन दे देगा काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन दे देगा पोटेंशियल एनर्जी, सी ऑप्शन दे देगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, डी दे देगा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अगर पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी सिर्फ किसकी? गैस की, तो किस पे टिक लगेगा? सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर वो कह रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, तो किस पे टिक होगा? काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है।
इंटरनल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है एक तो मेनली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम करोगे तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। तो कुल मिला के इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। अगर आपको इस पेन की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है, आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर आप इसका टेम्परेचर कम कर दो तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा, ये किस पे डिपेंड करता है? स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस की क्या है? आइस है, और 0 डिग्री सेल्सियस का क्या है? वाटर। तो दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होती है, दोनों की इंटरनल एनर्जी अलग अलग होगी। तो मेनली तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। और कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है। एक खास बात क्या है? एक खास बात है ये जो इंटरनल एनर्जी है, ये कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब है ये प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जो फिजिकल क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है उनको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। और जो पाथ पे डिपेंड करती है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पाथ फंक्शन। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर इनिशियली है 50 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना? 100 कर दिया, बढ़ा के 50 बढ़ा दिया। अब कितना टेम्परेचर हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 50। फाइनल टेम्परेचर कितना कर दिया हमने? 100 कर दिया। अब चाहे टेम्परेचर कैसे ही बढ़ाओ, एक्स वाई जेड कैसे ही, चाहे बट किसी फर्नेस में रख के बढ़ाओ, चाहे डायरेक्ट हीट के से बढ़ाओ, या किसी भी एक्स वाई जेड मेथड से टेम्परेचर बढ़ाओ, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा किस तरीके से आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। धीरे धीरे बढ़ाया है, 10 मिनट में बढ़ा दिया 50 डिग्री, 1 घंटे में 50 डिग्री बढ़ाया है, किसी तरीके पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ठीक है ना? तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टेट। जो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ molecules, vibration of molecules and rotation of molecules. And potential energy is due to intermolecular forces, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लो या फोर्स ऑफ रिपल्शन कह लो। आइडियल गैस के अंदर ना ही अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0। तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कैसे करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। इट मींस ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल स्टेट में। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो, सबसे पहले इन्वेंशन हुआ फर्स्ट लॉ का, फिर किसका हुआ? सेकंड लॉ का।
उसके बाद इसका इन्वेंशन हुआ। एक्चुअली ये कौन सा लॉ था? थर्ड लॉ था। अब थर्ड लॉ था बट ये डिफाइन कर रहा था किसको? टेम्परेचर को। और हीट के लिए फंडामेंटल थिंग है क्या? टेम्परेचर। तो हमें इसको सबसे शुरू में पढ़ना था। तो शुरू में पढ़ने के लिए साइंटिस्ट ने इसका नाम क्या डाल दिया? जीरोथ लॉ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लॉ तो ऑलरेडी थे। टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा था, इसलिए इसको पहले पढ़ने के लिए इसका नाम क्या रख दिया? जीरोथ लॉ। बाकी हमने आज तक जितनी फिजिक्स में देखा है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सबकी गिनती कहां से स्टार्ट हो रही है? फर्स्ट से। इसके जीरोथ लॉ होने का कारण क्या है? ये इन्वेंशन तो इसका सबसे लास्ट में हुआ, बट ये डिफाइन किसको कर रहा था? टेम्परेचर को कर रहा था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? जीरोथ लॉ रख दिया, ताकि हम फर्स्ट और सेकंड लॉ से इसको पहले पढ़ सके। जीरोथ लॉ क्या कहता है? मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये एक ऑब्जेक्ट या सिस्टम है बी, ये थर्ड सिस्टम है सी। ए बी, ए का किससे कनेक्शन फिट कर दिया? सी के साथ कनेक्शन फिट कर दिया। बी का किसके साथ फिट कर दिया? ए का सी के साथ कनेक्शन फिट किया। तो क्या होगा? अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट इस तरफ फ्लो होगी, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट इस तरफ फ्लो होगी। कब तक हीट का फ्लो होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। थोड़ी देर के बाद टी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी सी। इट मीन्स बोथ ऑब्जेक्ट्स आर नाउ इन थर्मोडायनेमिक्स, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ए और सी किस में हो गए? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। सेम हमने क्या किया? बी और सी के साथ कनेक्शन कर दिया, तो थोड़ी देर में इनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इट मीन्स दोनों किस में हो गए? थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब हुआ कि टी बी बराबर किसके हो गया? टी बी बराबर क्या हो गया? टी सी। इफ ऐसा है तो क्या होगा? देन ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब टी ए बराबर किसके होगा? टी बी के। चाहे इनके बीच आप कह दो सर यहां से रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर हुआ है, नहीं। अगर आप इनके बीच ऐसी दीवार खींच देंगे जो हीट के लिए क्या है? इंसुलेटर है, इससे हीट फ्लो नहीं करती, फिर भी इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल होगा। सीधी सी सिंपल सी बात है। एक ये पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी ये है, एक पानी की टंकी ये है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों का भी वाटर लेवल क्या होगा? सेम होगा। तीनों का वाटर लेवल क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। वही है, तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये कौन सा लो है? ये जीरोथ लो है। बस ध्यान रखना ये कनेक्टेड कैसे है? सेपरेटली। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे कनेक्ट कर दो फिर कोई मतलब नहीं है। ये इसके साथ अलग से कनेक्टेड है, ये फिर तो ये हीट का ट्रांसफर करेगा, दोनों के टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम separately with third system, then both system will also be in thermal equilibrium. ये कौन सा लो है? जीरोथ लो है। दोबारा बोल रहा हूं, if two system are in thermal equilibrium with third system separately, then both system will also be in thermal equilibrium. This law is known as zeroth law of thermodynamics. अब बताइए टेम्परेचर की डेफिनेशन कैसे आ गई इसमें? टेम्परेचर की डेफिनेशन कैसे आई? टेम्परेचर की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करोगे बताइए? मैंने कहा था ना, दिस लॉ डिफाइंस टेम्परेचर। बहुत काम की बात है। तो टेम्परेचर डिफाइन कैसे हुआ? देखो, ये ऑब्जेक्ट है, मास अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, एरिया अलग है, वॉल्यूम अलग है, बट एक फिजिकल क्वांटिटी हर हाल में तीनों की क्या है? सेम।
जो फिजिकल क्वांटिटी तीनों की सेम है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। दस दिस लॉ डिफाइंस टेम्परेचर। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो इन तीनों में सेम है उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। आई होप आपको समझ आ गया जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ क्या है, यदि कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों सिस्टम आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है। दिस लॉ डिफाइंस टेम्परेचर। अब देखिए आगे चलिए, इंपॉर्टेंट है ये। जीरोथ लॉ के बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। इसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। एनर्जी ना क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ये है। दूसरी चीज और देखो, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म है कि किसी भी सिस्टम को आपने मान लिया कितनी हीट दे दी, dq हीट दे दी, वी सप्लाई dq हीट टू ए सिस्टम। तो ये हीट क्या क्या काम करेगा, किस किस काम आएगी, तो इस हीट को लेके दो ही काम होंगे, या तो सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा, या उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो क्या बोल, the heat given to a system is equal to the sum of work done by system and change in its internal energy। तो जीरोथ लॉ की डेफिनेशन दोबारा सुन लो, फर्स्ट लॉ की दोबारा सुन लो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द हीट गिवन टू सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम एंड चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। डी क्यू क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम। डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम। और डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये आपको क्या करना है, याद रखना है क्या, कि जो हीट देते हैं वो किसके इक्वल होती है, वो वर्क डन और इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल होती है। एक बार इस पे दोबारा देखो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब एनर्जी को पैदा नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, फिर सेव एनर्जी का स्लोगन क्यों है। आपने देखा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, सेव एनर्जी, सेव वाटर, ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिजली बचाओ पानी बचाओ, इस तरीके के स्लोगन देखे होंगे। तो जिसको खत्म नहीं किया जा सकता उसको बचाया कैसे जा सकता है। क्या आपने कभी भगवान को ऐसे कहा है क्या, भगवान इस बार तू मेरे को बचा ले, कभी तू फंसेगा तो तेरे को मैं बचा लूंगा। क्यों, क्योंकि भगवान मर ही नहीं सकता, तो आप बचाओगे कैसे। बचाया उसी को जा सकता है जो खत्म हो सकता है, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता आप उसको सेव कैसे कर लोगे। जैसे पानी का एग्जांपल लेता हूं, आपके ज्यादा क्लियर होगी। क्या पानी को खत्म किया जा सकता है क्या, पानी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अगर मैं पानी पीऊंगा या आप पानी पियोगे तो आप सुसु के थ्रू उसको क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे। अगर हम पानी को खत्म कर सकते तो हम बचपन से पानी पी रहे हैं,
आज तक मान लो आप 5000 लीटर पानी पी गए तो आप तो चलता फिरता पानी का टैंकर बन जाते अब तक। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले सोचता कि कहीं लीक ना हो जाओ आप। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो दिक्कत हो गई। तो अब सेव वाटर का क्या कॉन्सेप्ट है, इधर देखो। जैसे ये क्या है, पानी का टैंक है। पानी का टैंक है, इसमें कितने लीटर पानी है? 50 लीटर पानी है। ठीक है, ये इस पे एक टैप लगी हुई है, टूटी लगी हुई है। ठीक है, अब आपने हाथ धोए, आपके हाथ गंदे थे, हाथ धोए। अब इसमें पानी कितना रह गया? 40 लीटर। पानी कितना रह गया? 40 लीटर। हाथ धोने में पानी कितना लगा? आप कहोगे 10 लीटर पानी लगा। नहीं लगा, बिल्कुल भी पानी नहीं लगा। ये नीचे एक कंटेनर था, 10 लीटर पानी इसमें आ गया। आपने हाथ धोए, आपके हाथ पानी पी थोड़ी रहे हैं, पानी तो सारा कहाँ आ गया? 10 लीटर यहाँ आ गया। अगर आप नाप तोल करने कहोगे नहीं सर 100 ग्राम पानी कम है, तो 100 ग्राम पानी कम है तो आपके हाथों पर भी तो पानी लगा हुआ है। और आप हाथ धोते टाइम मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो इधर उधर गाने गा गा के हाथ धो रहे थे, तो पानी स्प्लैश होके साइडों में गिरा या नहीं गिरा? गिरा। तो कुछ पानी साइड में गिर गया, हाथों पर पानी है, कोई थूक से थोड़ी गीले किए, हाथों पर पानी है, तो नेट पानी कितना रहेगा? नेट पानी कितना होगा? ये 10 होगा। तो पानी गंदा नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ? पानी खत्म नहीं हुआ, पानी गंदा हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो सेव वाटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो पानी था, अच्छा, इसको आप किसी भी काम में ले सकते थे, कपड़े धो सकते थे, खाने में, कुकिंग में, कैसे भी काम में ले सकते, एकदम साफ पानी है। क्या अब ये 10 लीटर पानी किसी काम आ सकता है क्या? ये पानी अब किसी काम नहीं आ सकता, सिवाय पौधों के देने के अलावा ये काम कहीं नहीं आएगा। तो पानी, सेव वाटर का मतलब क्या है? गंदे पानी को, या ऐसे कहे अच्छे पानी को गंदे पानी में कन्वर्ट होने से बचाना है। क्या है? सेव वाटर है। वैसे हम कभी वाटर को खत्म नहीं कर सकते। सेम एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपने घर के पंखे चालू कर दिए जाते, आपकी मम्मी कहती है कि बेटा पंखे क्यों, अब तू यहाँ है नहीं तो पंखे बंद कर दे, और आप ज्ञान दे रहे हो मम्मी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो झप थाप रख के कहेगी ये देख ये तेरा बाप बिल आया पड़ा 10,000 का, तो ये ज्ञान मेरे को मत दे, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो तू ये बिजली वालों को जाके कह क्या एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आपने बिल कैसा दिया? बिल ऐसा। आपने क्या किया? एनर्जी, गुड एनर्जी को, जैसे गुड वाटर को किस में बदल दिया आपने? गंदे पानी में, बैड वाटर में। आप इस दौरान क्या करते हैं? गुड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? बैड एनर्जी में। तो सेव एनर्जी का मतलब है गुड एनर्जी को बैड एनर्जी में कन्वर्ट होने से रोकिए। जैसे ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट जल रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी है। इस ट्यूबलाइट ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? लाइट में। और ये लाइट अब लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट की फॉर्म में चली जाएगी। लाइट एनर्जी और हीट प्रोड्यूस कर दी। अब ना तो इस लाइट एनर्जी से आप कुछ कर सकते, ना हीट के कुछ कर सकते। मोस्टली एनर्जी लास्ट में किस फॉर्म में चली जाती है? हीट फॉर्म में चली जाती है। बट इस इलेक्ट्रिसिटी से आप पंखा भी चला सकते थे, प्रेस भी चला सकते थे, ईवी भी चला सकते हो, ईवी चार्ज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वॉशिंग मशीन चला सकते हो, मिक्सर चला सकते हो, ग्राइंडर चला सकते हो। बट इस लाइट और हीट का आप क्या करोगे? इससे कुछ नहीं कर सकते। तो गुड एनर्जी को बैड एनर्जी में बदलने के लिए हमें कहा जाता है सेव एनर्जी। तो हम जो भी करते हैं उस प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं? गुड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? बैड एनर्जी में। इसलिए कहा जाता है सेव एनर्जी। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत।